हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 20 जनवरी के सभी करंट अफेयर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप सभी को पता है कि क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इजीली आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? एसएसबी के डायरेक्टर जनरल के रूप में हाल ही में देखिए दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया। आंसर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कौन है दलजीत सिंह चौधरी? तो ये भारत के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति हाल ही में 2024 में इस पद पर हुई है। इनके पहले इस पद पर रश्मि शुक्ला थी, जिनके कार्यकाल के खत्म होने के बाद अब 1990 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। यहां पर यह याद रखिएगा कि अभी तक दलजीत सिंह सीआरपीएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के पद पर थे। अब इनका कार्यकाल शुरू होगा एसएसबी के महानिदेशक के पद पर और इनका कार्यकाल रहने वाला है 30 जनवरी 2025 तक। यहां पर हम सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो ये एक अर्धसैनिक बल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि नेपाल और भूटान से सटी हुई जो सीमा रेखा है वहां पर सुरक्षा का काम करती है। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 1963 में की गई थी और नई दिल्ली मतलब राजधानी में इसका हेडक्वार्टर है। अब दलजीत सिंह चौधरी के अलावा हाल ही में जो अन्य अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो नीना सिंह, ये सीआईएसएफ की महानिदेशक नियुक्ति की गई कुछ समय पहले ही। राहुल रसगोत्रा को आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और निश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में कुछ समय पहले ही नियुक्त किया गया है। और अब एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। क्रेजी जीके ट्रिक की अब आप सभी के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। ये बुक आपके लिए दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां पर जाकर इजीली दोनों बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस करंट अफेयर की ईयरली ई बुक में आपके लिए 36 टॉपिक कवर किए गए हैं और हर टॉपिक के बाद मिलाकर आपको 1000 एमसीक्यूज भी पूरे ईयर के करंट अफेयर के मिलने वाले हैं। ये जो बुक है फ्रेंड्स, ये आपको जब भी आप ऑर्डर करेंगे आपको अपडेटेड ही मिलेगी उस मंथ तक जिस मंथ में आपने इसे ऑर्डर किया है। तो बिना देर किए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं या फिर क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ समय पहले ही हमने मेगा टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट किया था। हर संडे को जनवरी मंथ में आपके लिए टेस्ट ऑन एयर है फ्रेंड्स। अगर आपने 2 टेस्ट हो चुके हैं 7 जनवरी को और 14 जनवरी को, अगर आपने ये नहीं दिए हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर जाकर इन टेस्ट को भी लगा सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट ने नहीं दिए हैं वो लगा पाएंगे। और संडे को आपका तीसरा टेस्ट है, सुबह 6 AM से आपके लिए ये ऑन एयर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है, 1 घंटे का आपके लिए टाइम है। 1 शॉट आपके लिए टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग है तो सिंसियरली दीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर देखिए रैंक दी जाएगी और टॉप 100 स्टूडेंट को क्रेजी जीके ट्रिक की तरफ से स्पेशल गिफ्ट भी दिए जाएंगे। तो आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और मेगा टेस्ट सीरीज को मिस मत कीजिएगा, इसे भी बिल्कुल लगाइए। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। आगे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का किस राज्य में अनावरण किया गया? तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस ये प्रतिमा है भीमराव अंबेडकर की, जिसका अनावरण या इनॉग्रेशन हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया। प्रतिमा किसकी है? तो ये भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है फ्रेंड्स। इस प्रतिमा की टोटल ऊंचाई की बात करें तो ये 206 फीट है, जिसमें से जो मेन स्टैच्यू है वो 125 फीट का है और मंच के साथ मिलाएं तो मंच 81 फीट का है, तो टोटल हो जाता है 206 फीट। तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो कि भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, इसकी स्थापना की गई है आंध्र प्रदेश राज्य में। अब भीमराव अंबेडकर जी की अन्य स्टैच्यू की बात करें जो अलग अलग जगह पर लगे हैं, तो इनमें सबसे फेमस, सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है। इसकी विशेषता यह है कि यह अमेरिका के मैरीलैंड में स्थापित किया गया।
भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये सबसे ऊंचा स्टैचू है। स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, अमेरिका के मैरीलैंड में स्थित है। इसके अलावा अदर स्टैचू की बात करें जो कि भारत में अलग अलग समय पर सुर्खियों में रहे, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ वननेस को भी आपको याद रखना चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर ऊंची है। और स्टैचू ऑफ वननेस 2023 में मध्य प्रदेश में स्थापित की गई ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। क्वेश्चन हमारा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस से था, तो ये भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में की गई। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इस प्रतिमा का हाल ही में इनॉग्रेशन किया है। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन हाल ही में 2024 में तमिलनाडु राज्य में किया जा रहा है। तमिलनाडु में देखिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का इनॉग्रेशन किया। तो कहाँ आयोजन हो रहा है? तो आयोजन हो रहा है भारत के तमिलनाडु राज्य में। 19 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ और 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा तमिलनाडु के 4 अलग अलग शहरों में। पूरे भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5000 से अधिक एथलीट अलग अलग 26 खेलों में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ये 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2023 का, 2024 में तमिलनाडु में आयोजित हो रहा है। इसके मैस्कॉट की बात करें तो ये वीर मंगई वेलु नचियार है। दक्षिण भारत की एक रानी है, उन्हीं के ऊपर वीर मंगई वेलु नचियार को 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का मैस्कॉट बनाया गया। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि तमिलनाडु का एक ट्रेडिशनल गेम है सिलंबम, और इसके अलावा स्क्वैश खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार डेमो खेल के रूप में पेश किया जाएगा तमिलनाडु राज्य में। भारत के युवाओं में खेलों को प्रमोट करने के उद्देश्य से, खेलों के प्रति युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई थी 2018 में। पहला इवेंट हुआ था नई दिल्ली में 2018 में, और 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जनवरी-फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश राज्य में किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी शामिल किए जाते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स या खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, इनका भी आयोजन अलग अलग स्तर पर किया जाता है। 2024 में यह 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स से फ्रेंड्स आयोजन किया जा रहा है भारत के तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में किस देश की फारसी भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की गई? तो देखिए फारसी भाषा आई है ईरान से। ईरान को प्राचीन समय में फारस के नाम से जाना जाता था, तो यहीं पर फारसी भाषा का उदय हुआ। हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई। आंसर ए हो जाएगा। आइए डिटेल जानते हैं। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा। यह एक इंडो यूरोपियन भाषा है, मुख्य रूप से जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ईरान के रहने वाले लोग, क्योंकि फारस ईरान है तो यहीं के लोग सबसे ज़्यादा इस मिक्स लैंग्वेज को बोलते हैं। इंडो यूरोपियन भाषा है, इसे नाम दिया गया था कभी फारसी भाषा। भारत और ईरान के मध्य में सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से अब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा फारसी लैंग्वेज को। यहाँ पर देखिए शास्त्रीय भाषा को भी समझिए कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसे दिया जाता है। ऐसी लैंग्वेज जो कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो, उसका इतिहास पुराना हो और साहित्य या ग्रंथों को लिखने में भी जिसका यूज किया गया हो, तो ऐसी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज की श्रेणी में गिनी जा सकती है। भारत में पहले से ही 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया जा चुका है, जिनमें सबसे पहली बार 2004 में तमिल लैंग्वेज को यह दर्जा दिया गया था। आगे चलकर 2005 में संस्कृत लैंग्वेज को, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को, 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। और अब 2024 में ये घोषणा की गई कि फारसी लैंग्वेज को भी अब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। कहाँ की लैंग्वेज है याद रखिएगा, तो ये ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में कानुमा त्योहार मनाया जाता है? कानुमा त्योहार मनाया जाता है भारत के तेलंगाना राज्य में। देखिए मकर संक्रांति का तीसरा दिन तेलंगाना में कानुमा त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्योंकि तीसरे दिन के उपलक्ष्य में मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन बताया था। अब यहाँ पर है कानुमा त्योहार की बात की गई है, तो तेलंगाना में संक्रांति त्योहार का तीसरा दिन कानुमा त्योहार होता है।
किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कभी गोकुल की रक्षा की थी बाण से, उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। इसी उपलक्ष्य में आपको पता है जब गोवर्धन उठाया गया था तो जितने भी पशु पक्षी और पशुधन था, है ना, गोवर्धन का, उनको शरण दी थी श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत के नीचे। तो इसीलिए जो कानुमा त्योहार मनाया जाता है इसका भी संबंध पशुओं से ही है। मवेशी या कृषि उपकरण की पूजा की जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जीवनदाता के रूप में काम करते हैं। तो ये कानुमा त्योहार है तेलंगाना का। पशुओं की पूजा करना, कृषि उपकरण की पूजा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के तीसरे दिन मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। अब तेलंगाना के अदर फेस्टिवल की बात करें तो बोनालू उत्सव, बतुकम्मा महोत्सव, पिरला पांडुंगा उत्सव, पेद्दागट्टू जतारा और चित्तरम्मा जतारा, ये तेलंगाना के अदर फेस्टिवल हैं। इन्हें भी एक बार देख लीजिएगा पॉज करके, कभी पूछे जा सकते एग्जाम में, याद रखिएगा। कानुमा उत्सव पूछा गया तो ये किस राज्य का है? तेलंगाना राज्य का। इसके बाद विंग्स इंडिया 2024 में बेस्ट हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए पहले तो यहाँ पर यह समझिए कि लास्ट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि विंग्स इंडिया 2024 प्रोग्राम का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया जा रहा है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में। अब यहाँ पर बेस्ट एयरपोर्ट का जो अवार्ड है वो संयुक्त रूप से दिल्ली और बेंगलुरु हवाई अड्डे को दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिल्ली है तो हम दिल्ली को कलेक्ट करते हैं, आंसर हो जाएगा आंसर ए। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 प्रदान किए, जिसमें संयुक्त रूप से बेंगलुरु हवाई अड्डे और दिल्ली हवाई अड्डे को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड संयुक्त रूप से दिया गया। इसके अलावा विस्तारा और टाटा एयरलाइंस लिमिटेड को बेस्ट एयरलाइंस के अवार्ड से सम्मानित किया गया और एयर इंडियन एक्सप्रेस को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन घोषित किया गया। अब यहाँ पर देखिए विंग्स इंडिया अवार्ड की बात करते हैं तो आपको नाम से समझ में आएगा कि विमानन क्षेत्र में जो भी बेस्ट एयरपोर्ट होता है, जो भी बेस्ट एयरलाइंस होती है, जो भी बेस्ट इनोवेशन को बढ़ावा देती है, इन्हें यह अवार्ड दिए जाते हैं। कौन से अवार्ड है? विंग्स इंडिया अवार्ड। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि विंग्स इंडिया प्रोग्राम 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये बेंगलुरु एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट को संयुक्त रूप से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया? तो देखिए पहले ग्राफीन को समझिए कि ग्राफीन क्या है। यह कार्बन का एक अपर रूप है फ्रेंड्स, एक नैनो संरचना है ग्राफीन कार्बन की। यूज किया जाता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक आइटम में। ठीक है, तो ग्राफीन समझ में आ गया। अब भारत का पहला ग्राफीन केंद्र या ग्राफीन सेंटर इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन के नाम से केरल के कोच्चि में स्थापित किया गया। इजीली आंसर बी यहां पर आपको मिल गया, बी आंसर सही हो जाएगा। पूरी डिटेल जानेंगे तो भारत में देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की केरल के कोच्चि में मेकर्स गांव में शुरुआत की। मतलब आप प्लेस याद रखिए, केरल का कोच्चि है, आपका काम हो जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो भारत में ग्राफीन अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, इससे रिलेटेड जितने भी नवाचार या इनोवेशन है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह ग्राफीन सेंटर स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? तो केरल के कोच्चि में। आगे आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का इनॉग्रेशन किस राज्य में किया गया? तो देखिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को कर्नाटक के बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का इनॉग्रेशन किया। आंसर भी हो जाएगा, कर्नाटक में इसका इनॉग्रेशन किया गया है भारत के पीएम के द्वारा। देखिए यहाँ पर यह समझिए कि बोइंग एक अमेरिकी कंपनी है फ्रेंड्स, जो कि एयरक्राफ्ट का निर्माण करती है, मिसाइल्स बनाती है, एयरक्राफ्ट के अलग अलग पुर्जे बनाती है, या फिर जो सैटेलाइट होती है उनका निर्माण करती है। तो इस कंपनी ने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की है भारत के कर्नाटक राज्य में, जिसका इनॉग्रेशन भारत के पीएम के द्वारा हाल ही में 19 जनवरी को किया गया। अब ये जो कैंपस है, ये जो सेंटर है 43 एकड़ में फैला हुआ है कर्नाटक में, जिसे बनाने में 1600 करोड़ रुपए की लागत आई है। अमेरिका के बाहर अमेरिका की बोइंग कंपनी का ये सबसे बड़ा निवेश है अभी तक का। इस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में हवाई जहाज का निर्माण किया जाएगा और उससे संबंधित ट्रेनिंग भारतीयों को प्रदान की जाएगी। इसी कार्यक्रम के दौरान भारत के पीएम ने बोइंग सुकन्या प्रोग्राम की भी शुरुआत की। उद्देश्य क्या है? विमानन क्षेत्र में लड़कियों को बढ़ावा देना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है
कर्नाटक राज्य में 19 जनवरी को भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। तो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का इनॉग्रेशन भारत के पीएम ने कर्नाटक राज्य में हाल ही में किया है। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ये खिलाड़ी है श्रीजा अकुला। आंसर ए हो जाएगा। यहां पर पहले तो ये नोट कीजिएगा कि श्रीजा अकुला भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने देखिए हाल ही में विश्व टेबल टेनिस फीडर में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है और इस तरह से विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली ये भारत की पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी है। कौन है? श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला ने विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में अमेरिका की लिली झांग को 3-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। अयोध्या में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? तो देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, आप सभी जानते हैं। 22 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन है। यहाँ पर भगवान राम जी का जो विग्रह स्थापित किया गया फ्रेंड्स, उसे कर्नाटक के एक मूर्तिकार ने बनाया है जिनका नाम है अरुण योगीराज। आंसर भी हो जाएगा। कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने अयोध्या में स्थापित होने वाली भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण किया है, इनका विग्रह बनाया है। विग्रह की बात करें तो विग्रह की टोटल ऊंचाई 51 इंच है। अगर हम फिट में देखने जाते हैं तो ये 4.25 फीट है। तो कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भगवान राम की इस विश्व प्रसिद्ध मूर्ति को बनाया है जो कि राम मंदिर अयोध्या में स्थापित की जाएगी। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 20 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। जून मंथ से आगे लेकर चलते हैं हम वन लाइनर करंट अफेयर्स को। जून 2023 में गृह ज्योति योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य में की गई थी। भारत ने लेबनान को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप अपने नाम किया। पनामा में भारत का पहला राजदूत सुमित सेठ को नियुक्त किया गया। 20 जून 2023 को अरुंधति रॉय को यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। 20 जून 2023 को भारतीय सेना ने मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया। नुसरत चौधरी को अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज के रूप में नियुक्त किया गया। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश एस्टोनिया बना। आगे वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया। और इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण बिहार राज्य में किया जाएगा। सभी वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे, यहाँ पर उन्हें एक बार रिवाइज करते हैं। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023-24 से रंजन गोगोई को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा गुजरात राज्य ने प्राप्त किया। 15th ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है। 19 जनवरी को कोक बोरोक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह त्रिपुरा राज्य की आधिकारिक भाषा है। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद पर किया जा रहा है। महतारी वंदना योजना को छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में राज्य में लॉन्च किया। आगे आइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। नौसेना ने INS चीता, INS कुलदार और INS कुंभीर को पोर्ट ब्लेयर डॉकयार्ड पर डीकमीशन किया है। LIC हाल ही में PSU स्टॉक में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। और लास्ट देखिए, हाल ही में कच्ची खरेक को GI टैग दिया गया जो कि भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है। इन सभी करंट अफेयर्स को लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है।